अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के 10th पार्ट को। इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। यार हम आज सारा दिन उसके साथ हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। आज उसने अपने बहुत टाइम तक फातिमा बीबी से बात की थी और यारम ने कुछ नहीं कहा था, जबकि वो फ़ोन नंबर वाली फ़ाइल यारम अपने ऑफिस से ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज यारम ने उसे शोनू के साथ खेलने से भी ना रोका था। वो भाई शोनू के साथ खेल रही थी, जबकि यारम अंदर उसके लिए कुछ बना रहा था। ये घर काफ़ी बड़ा था, जिसका एक कमरा बंद था। यारम, उस कमरे में कौन है? उसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी सौतन मिलोगी। इससे इससे ये उससे यारम ने शरारती अंदाज में बोला। मिलोगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर भी निकालोगी। रूह नाक फुलाकर बोली। हाय मेरी मासूम बीवी की मासूम धमकियाँ। वो इसका गाल चूमते हुए वापस किचन की तरफ गया, जहाँ वो उसके लिए स्पेशल कुछ बना रहा था। बेबी तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। 10 मिनट में वापस आया, फिर आज की ये शाम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाऊँगा और रात तुम मेरे लिए स्पेशल बना देना। वो उसकी तरफ झुक कर ज़ोर मानी बोला, यारम आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो पैर पटकती उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने आई, या जबकि यारम अपने डिम्पल की नुमाइश करता आगे बढ़ गया। अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद वो घर था। घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेज़ी से अंदर घर आया। शोनू ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था, जबकि रूह कहीं नहीं थी। उसको जो डर था वही हुआ। दादा ने उसके उससे नहीं बल्कि रूह को अपना निशाना बताया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से खिज़र को फ़ोन किया। उसे ये सब बताया, ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है। तुमने डेविल की कमज़ोरी पर हाथ डालने की कोशिश की। काश उससे पहले तुम अपना इंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा, डेविल की दूसरों की इज़्ज़त पर हाथ डालने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। तुम्हारी निगाहों ने डेविल की इज़्ज़त की तरफ देखने की गुस्ताखी की है। पहला बार तुमने किया तो ज़ख्म सहने को भी तैयार रहो। खिज़र और शारफ उसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है। मुझे मेरी रूह चाहिए, वो कहा थी, जो वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा गिराज नुमा कमरा, और अंधेरे से तो वो बचपन ही से बहुत डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उसे थप्पड़ मारे? और शोनू, कितने बेरहमी से उन लोगों ने शोनू पर हथियार से वार किया। वो बेचारा तो बस अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यारम ठीक कहता है। शोनू जिस नस्ल का कुत्ता है, वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक थी। या अल्लाह, मेरा शोनू ठीक हो। उसने बेइख्तियार दुआ मांगी। वो उस वक्त एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वो लोग इसे यहाँ क्यों लाए थे? यकीनन यारम के दुश्मन थे, जो उसे फंसाना चाहते थे। क्या यारम को पता चल गया कि वो लोग मुझे यहाँ लाए हैं? या अल्लाह, मेरी इज्जत के मुहाफिज आप वो हो, प्लीज़ मेरे यारम को यहाँ भेज दो। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेज़ी से विक्रम अड्डे पे आए थे, जो जहाँ वो सब छोटे बूढ़े गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। उसे देखते ही यारम का खून खोल उठा। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उससे पहले कि उसका गिरबान पकड़ता गुंडों ने उसे पकड़ना चाहा। जबकि यारम बेकाबू होता हुआ विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। गुंडों ने शाहरुख और खिजर की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। रूह कहाँ है? यारम चिल्लाया और इतने जोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद रूह को बासानी उसकी आवाज़ सुनाई दी। रूह के अंदर किसी ने नई ज़िंदगी फूँक दी। वो दूर करके दरवाज़े की तरफ लपकी, दौड़कर दरवाज़े की तरफ लपकी, जबकि जबकि पैर में मौजूदा बेड़ियों ने उसे मज़ीद आगे कदम ना बढ़ने दिए। वो चाहकर भी दरवाज़े तक ना पहुँच पाई। वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद उसके राज से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, तो यारम उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जबकि बाहर से वो यारम की आवाज़ कुछ हद तक सुन पा रही थी। उसे यकीन था यारम उसे बचा लेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रूह खुदा का शुक्र अदा करती यारम का इंतज़ार करने लगी। मैंने पूछा, रूह कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया। पता है क्या डेविल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता रहा हूँ, अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमज़ोरी को कभी अपने दुश्मन पर ज़ाहिर ना होने दो। अपनी कमज़ोरी को अपने दुश्मन से छुपा के रखो। लेकिन यहाँ पर तुमने गलती कर दी, और एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हारी आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, और एक बार फिर से दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ा दो। माफ़ी माँग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। आखिरी बार हूँ तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला। मेरी रूह कहाँ है? यार ने फिर से पूछा। मैंने कहा, माफ़ी माँगो मुझसे और भूल जाओ उस लड़की को। वो विक्रम दहाड़ा था। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज़ सुनती रूह उसकी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो तो अब तक ये भी नहीं समझ थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं।
क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे हैं? कभी आवाज़ तेज़ हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो उनकी मुकम्मल बात तक नहीं सुन पा रही थी। जल्दी फ़ैसला करो डेविल, ज़िंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे या मैं तुम्हें मार कर मिसाल कायम करूँ? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अपनी अभी तुम्हारी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए और तुम मेरे सर पर आ पहुँचे हो। रूह कहाँ है विक्रम? वो उसकी बात काट कर एक बार फिर से चिल्लाया, डेविल भूलो मत ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर-अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ, उससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करते, यारम ने अपनी आस्तीनों से एक छोटा-सा चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंका। वो उसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम ज़मीन पर गिरा था। गुंडों ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। उससे पहले कि वह लोग विक्रम तक पहुँच पाते, यारम तेज़ी से उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर अटके के चाकू अपने हाथ मज़ीद दबा चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठा, क्या करेगा? तू मेरी रूह के साथ क्या करेगा? तू मेरी दोस्त के साथ? बोल साले। कमज़ोरी, कमज़ोरी बोल रहा था ना? तो सुन ले, हाँ, वो लड़की मेरी कमज़ोरी है और कमज़ोरी से कहीं ज़्यादा वो लड़की मेरी हिम्मत है और मेरी ताकत है, मेरी जान है। वो तूने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की है। उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। रूह कहाँ है? खिज़र ने गुंडे को दबोचते हुए कहा। वो सामने वाले कमरे में है। वो अपना आप छुड़वाते हुए बोला, थैंक यू, ठा। साथ ही खिज़र ने उसके सीने को बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था। खिज़र ने अफ़सोस से कहा, अबे था नहीं है। शाहरुख ने उसका ध्यान ज़मीन पर आदमी की तरफ दिलाया। ठा ठा। खिज़र ने एक बार फिर से गन लोड की और उसे 2 गोलियां मार डाली। अब तो था ना? उसने शाहरुख से कन्फर्म किया करना था। शाहरुख ने एक नज़र ज़मीन पर पड़ी आदमी पर डाली और फिर एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और साथ में ही फुर्ती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। एक-एक करके अब सारे गुंडे अब ज़मीन पर पड़े थे। कुछ डेविल से अपने किए के माफ़ी माँग रहे थे, कुछ खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। शाहरुख और दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। शाहरुख दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। इन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने शान शौकत से रखो, यारम ने शाहरुख को मुखातिब करते हुए कहा। बेफिक्र हो डेविल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शाहरुख बोला। मैं रूह को निकालता हूँ, खिजर सोचते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा। शाहरुख तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। यारम ने एक झटके से दादा को उसकी तरफ किया, जो अभी तक दर्द से बिलबिला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए दादा, आपकी खिदमत करते हैं। शाहरुख ने उसके दोनों हाथ बांध कर आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम अपने कंधों के जख्म से कमीज अलग की और जख्म इतना गहरा था कि उसे फ़ौरन फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। लेकिन इस वक्त उसे रूह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं था। वो खिज़र के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब पीछे से किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ा। खिज़र तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ आया। कमरे में रोशनी, उसकी आंखें चनचनाई। खिज़र तेज़ी से उसके करीब आया, उसके पास बैठ गया। तुम ठीक हो रूह? खिज़र ने उसके करीब बैठकर पूछने लगा। भाई अपने करीब अपना देख कर वो सिसक उठी। वो अपने आपों से पास अपनों से के पास पहुंच चुकी थी। रूह बेख्तियार उसके सीने से लग के फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है, हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। उससे पहले कि वो उसके साथ उठता, नज़र उसके पैर पर पड़ी। रूह तुम्हें कितना बुरा ज़ख्म आया है? चाबी कहाँ है इसकी? उसने बेड़ों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, सू सू करते बोलती खिज़र को इतनी क्यूट लगी कि वो बहुत मुश्किल अपनी हंसी दबाकर उठा। मैं चाबी ढूंढ कर लाता हूँ, जल्दी आइएगा भाई। रूह से जाते देख कर कहा, बस गुड़िया मैं अभी आया, 2 मिनट में चाबी ढूंढ कर लाता हूँ। 19 साल बाद उसने उसके किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकल कर आगे पीछे की हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रूह खिज़र का इंतज़ार कर रही थी। वो अब अपने आप को सँभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर बेड़ियाँ घसीटती दरवाज़े के करीब आने की कोशिश करने लगी। लेकिन यहाँ पर उसने जो मंज़र देखा, उसे रूह का भरोसा नहीं बल्कि रूह को तोड़ कर रख दिया। बिल्कुल सामने उसका यारम किसी को तो गोलियों से छलनी कर चुका था। हाँ, वो यारम ही था, उसका यारम। बिल्कुल रूह बेयकीनी से सामने यारम को देख रही थी। शायद वो भी उसे देख चुका था। वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। रूह की सांसें रुकने लगी। यारम उसके बेहद करीब आ चुका था। तेज़ी से उसके करीब बढ़ा। रूह, तुम ठीक हो तो हो? उसके करीब खड़ा उसे पूछ रहा था, जबकि वो उसके चेहरे में अपने यारम को ढूंढने की कोशिश करी थी। कौन था ये शख्स? उसका यारम तो नहीं था। ये तो कोई और था और ज़रूर कोई बड़ा बुरा ख्वाब देख रही थी। उसका यारम ऐसा तो नहीं है। ये तो कोई हैवान था जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं ना थी। वो बेदर्दी से लोगों की जान ले रहा था। वो उसका यारम नहीं था। यारम रूह को चोट लगी है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। खिज़र चाबी लेकर आया। डेविल को बहुत चोट लगी है। पैर बैड़ी बड़ी बुरी तरह से ज़ख्मी है।
यारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि खिज़र के हाथ से भी पानी की तरह खून बह बह रहा था। लेकिन शायद ये लोग दर्द नामी चीज़ से वाकिफ़ न थे। या सारम का एक-एक लफ़्ज़ सच था, इसका एक-एक हर्फ़ सच साबित हुआ था। यारम इंसान नहीं बल्कि हैवान है, डेविल शैतानों के बादशाह। खिज़र ने चाबी की मदद से बेड़ियाँ खोल दी और ये ज़ख्म बहुत गहरा था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से उसका पैर देख रहा था। रूह, हम सबसे पहले अस्पताल डॉक्टर के पास आएँगे। तुम्हें चोट लगी है? उसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा। कब से उसके चेहरे पर देखने से गुरेज़ कर रही थी, क्योंकि यारम उसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसके चेहरे की बेएतबारी देखकर उसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पाया। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाज़ा था, लेकिन फ़िलहाल उसे इग्नोर किया। कब उसे उठाया और कब लाकर गाड़ी में बिठाया, उसे होश न था। होश था तो बस उतना कि यारम ने उसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी अस्पताल के सामने आ रुकी। यारम यहाँ भी एहतियात से उसे उठाकर अंदर से लाया। वो यहाँ ये सारे रास्ते एक लफ्ज़ ना बोली, पर उसके हाथ हाथ पैर बुरी तरह से काँप रहे थे। खिज़र और यारम ने भी कोई बात करने की कोशिश न की। खिज़र परेशान था, क्योंकि जब रूह के सामने आया था तो वो उसके साथ बात कर रही थी। फिर अचानक न अचानक क्या हो गया कि रूह उससे भी मुँह फेर गई। डॉक्टर उसके पैर की पट्टी यारम को इसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम को उसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम ने डॉक्टर के उसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा। उसके बाद डॉक्टर ने उसे ज़हनी दबाव का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फ़िलहाल कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया करके रूह को नींद का इंजेक्शन दे दिया था, वो पुरसकून हो जाए। वो सब जब उसे घर लेकर आया तो वो सो चुकी थी। वो इसे एहतियात से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो रूह के बालों को उंगलियां चलाता हुआ विक्रम से मुखातिब हुआ। 26 मिनट आज रूह उससे दूर हुई थी। 26 मिनट में यारम इस तक पहुंच गया था, लेकिन 26 मिनट में उसने अपना बहुत कुछ गवा दिया था। रूह का यकीन, रूह की मोहब्बत पर अपना हक को उसकी हालत देखकर समझ चुका था कि वो कितना और किस हद तक जान चुकी है। वो उसकी नज़रों को जितना चाहे इग्नोर करे, लेकिन सच ये था कि एक बार उसकी आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखकर वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत न कर पाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने घर पर थी, खिज़र किसी दूसरे मुल्क में नहीं चली गई थी। रूह कैसी है? लैला ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि रूह यारम के लिए बहुत अहमियत रखती है। यारम उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता है कि वो उसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। तुम सोच भी नहीं सकती लैला, उसने इस तरह से अपना हाथ अस्पताल में मेरे हाथ से छुड़वाया था। वो उन लोगों से नहीं, बल्कि हम लोगों से डरी हुई थी। वो हमें कितनी बेयकीनी से देख रही थी तो अंदाज़ा नहीं लगा सकती। वो डर से काँप रही थी लैला, खिज़र ने परेशानी से कहा। अब क्या होगा? वो यारम के साथ मेरा मतलब है, इस बारे में रूह ने ऐसी कोई बात की है? वो सब को जान चुकी है? लैला ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। लैला, तुम परेशान मत हो। हिज़र, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लैला ने उसके हाथ अपने हाथ पर रखा। लैला, मुझे बहुत सालों के बाद ये रिश्ता मिला है, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। हिज़र ने बेबसी से कहा। एक आदमी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। यारम ने उसे गोली मार दी। वो चिल्लाया, दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर तरस नहीं आया। उसकी चीख और पुकार इग्नोर करता एक और गोली उसके सीने पर आर पार कर गया। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। उसकी आंख खुल गई। वो बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखने लगी। वो उस वक्त इस जगह पर नहीं थी, वो तो अपने घर में थी। यारम उसकी बिल्कुल करीब था। यारम ने उसने बाहों के सार में कैद कर रखा था। वो नींद में था। दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी, उसकी सालगिरह थी। कल यारम उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला था। वहाँ सरप्राइज़ दिया तो यारम उसने उसे अपना असल चेहरा दिखा के रूह को कमरे में घुटन होने लगी। उसने अपने आप को यारम की बाहों से साध किया। उठकर बाहर चली आई। उसके शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारम की बातें एक बार फिर से उसे याद लाने लगी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए। उस शख्स का गिरेबान पकड़कर पूछे उसका कौन सा चेहरा असल है, वो जिससे रूह मोहब्बत की थी, या वो जिससे बेरूह दिखाया था। अगर वो ऐसा था तो क्यों उसे धोखे में रखा, उसके साथ ऐसा क्यों किया? खिज़र, शारफ, लैला सब एक जैसे थे कि रूह अनजाने में इंसानी रूप में देखने वाले भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह सकती? वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे, कम अज़ कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारम को बताना चाहिए, वो मुझे मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे
मेरे घर पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर करेगा, मुझे मेरे घर वापस जाने में जाना है, रूह ने सोचा। वो कमरे में आई तो यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स ऐसे सुकून से सो सकता है? क्या उसे खौफ खुदा नहीं था? उसने अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था? यारम का दिन वाला रूप याद आते ही खौफ से एक बार फिर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांध कर बेड की तरफ करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया। जहाँ पर पासवर्ड इसका नाम का था। उस शख्स की पहचान की इस तरह का प्यार भी झूठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन पे मैं सारम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं पर रख दिया जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारम के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर लग नहीं रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर, बाय बाय। यारम किस नंबर सामने यारम का नंबर सामने आ जाता तो वो उससे बुक करके फिर से करके सारम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से यारम की आवाज़ पर काम कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूह ने उसके पीछे खड़े पूछा। तुम यहाँ क्या कर रूह? वो उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन वो देख चुका था। अच्छा फातिमा बीबी से बात करी हो? बेबी एक कोई वक़्त नहीं उससे बात करने का, चलो अंदर, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लगेगा उनका नंबर। ओ मैं फ़ोन मिला के देता हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ भी रात हो चुकी होगी। मैं तुम काम की रही हो? तुम्हें ठंड लग रही है? चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए अंदाज में पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद डर से काँप रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की भरपूर कोशिश करी थी। रूह ने मुश्किल अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम। बेबी तुम इस तरह से क्यों काँप रही हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तुम कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेबी बेजान वजूद को उसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज़ कुछ खा लो, इस तरह से तुम मज़ीद बीमार हो जाओगे। वो फ़िक्रमंदी कहता उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। भूख नहीं है मुझे। वो अपने हाथ छुड़वाकर उस फासले पर हुई। उसके वास पर में कपाहट थी। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना गर्म करता हूँ। उसे ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम में बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र न करें। आज की शाम जो सरप्राइज़ आपने मुझे दिया वो सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। रूह ने उसकी बात काट कर उसे शर्म दिलाने की कोशिश की। चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। आवाज़ में वाचा कब कपाहट थी। आराम उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और फिर खाना लाकर उसके सामने रखा। बेबी ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुमसे फिर से झूठ बोला गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सैयद यारम काज़मी वो टेबल पर हाथ मारकर उठी चलकर चिल्ला कर बोली। उसके इस तरह से कहने पर न जाने क्यों यारम मुस्कुराया। फिर काफ़ी देर उसके चेहरे के तासरात देखा और फिर ठहर ठहर कर बोला, रूह तुम जानती हो ना, आई लव यू। वो उसकी आंखों में देखता हुआ न जाने उसे क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो रूह के करीब आकर खड़ा हुआ। रूह ने उसकी बात से पर सर झटका। रूह तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उस शख्स को मारते हुए तुमने देखा। मुझे तो ये भी जानती होगी कि मैं उसे क्यों मारा। वो तुम्हें उठा कर ले गए थे, तुम्हें मारना चाहते थे। सिर्फ रूह, सिर्फ मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ है। आप होते कौन है किसी की ज़िंदगी का फैसला करने में? रूह की आंखों से आंसू छलक पड़े। यारम ने एक नज़र घूर कर उसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है रूह। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुमने मेरी दरिंदगी की एक झलक भी नहीं देखी और तुम्हें मैं दिखाना भी नहीं चाहता। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमज़ोरी हो और हमारी दुनिया में अपनी कमज़ोरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूँगा। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, मगर मतलब वो उसके सामने शर्मिंदा तक नहीं था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने रूह को इतने वक़्त से धोखे में रखा। रूह की जान लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल न था। रूह का डर मज़ीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से आलम के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो उससे बेखबर खाना का नवाला बना रहा था। रूह खाना खाओ, खाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। यारम अपना लहजा नॉर्मल करते बनाते खाना नवाले उसकी तरफ चले जाना लगा। वो अब भी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। यारम ने नवाला बिल्कुल उसके लबों के करीब रखा। रूह सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा है। तुम जानती कुछ नहीं, कुछ जानती हो ना ही कुछ जानना चाहती हो। चलो अब खाना खाओ। वो मैं सख्ती नहीं करूँगा।
मैं सख्ती नहीं करना चाहता, बस सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला और ज़बरदस्ती खाना का नवाला उसके मुँह में डाला। और ओह! तो अब तुम चाहती हो कि मैं सारा खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँ? नॉटी गर्ल। वो दूसरा नवाला बनाते हुए मुस्कुराया, जबकि डर से कान आल काँपते हुए यारम ने उसे जितना खिलाया वो खाती गई। यारम ने उसे इसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने लगी। बेबी अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसे बेड पर लेटाकर कंबल ठीक करते हुए बोला। डर के मारे नींद की गोली खाने के बावजूद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी। यारम उसकी गैर दिमागी अच्छे से महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता से उसके करीब लेटकर उसके बालों के में उँगलियाँ चलाने लगा। सब कुछ पहले जैसा है, रूह, सब कुछ पहले भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। उसके कानों में सरगोशियाँ करते बोला। उसकी हर बात पर उसका दिल चाह के वो फूट-फूट कर रो दी। कितने आराम से उसके शख्स ने उसका एतबार इस शख्स ने उसका एतबार तोड़ दिया। वैसे अब वो डेविल के साथ ही रहेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? शारफ़ को जब से पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। न जाने रूह क्या फ़ैसला करेगी? अब वो खिज़र से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है डेविल उसे फ़ैसले का हक़ देगा? खिज़र उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलतफ़हमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। शारफ़, डेविल उसे कहीं नहीं जाने देगा, उसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह उसे हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रूह तो रहना तो अब उसे डेविल के साथ ही है। तुम मासूमा को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। खिज़र ने कहा तो शारफ़ एक बार फिर से गुस्सा में आ गया। आखिर वो हर बात में मासूमा को शामिल क्यों किया करता था? देखो खिज़र, मासूमा किसी की कोई खबर नहीं है जो खबर बाहर जाएगी। शाहरुख़ ने गुस्से से कहा, लेकिन इस वक़्त उसका लड़ने का कोई मूड ना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा शाहरुख़, लेकिन मैंने खुद उसे इस इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है। वो उससे हमारी खबरें देती है, तुम गारंटी ले लो, वो भी विक्रम के बारे में सब कुछ जानता है। और ऐसे सब कुछ बताने वाली मासूमा ही तो तुम यकीन करो या ना करो। मैंने डेविल उसको इस बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए, ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे। वरना तुम जानते हो डेविल के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। वो उसका कंधा थपथपाकर बाहर चलने लगा। मैं सब साबित करूँगा खिसर कि मासूमा इस सब में मुलव्वस नहीं है। फिर तुम्हें इस सब के सामने उसे माफ़ी माँगनी होगी। वो गुस्से से बोला, अफ़सोस तुम्हें हम पर यकीन करना ही है शारफ़। मोहब्बत अंधी होती है। वनाफी में हिलाते सर हिल से मैं से सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी अचानक आँख खुली, फिर से वही मंज़र आँखों के सामने था, जो उसने अभी अपनी आँखों के पार देखा। ज़मीन में तड़पता हुआ आदमी उसके करीब खड़ा ज़ालिम दरिंदा, जो पल में उसकी ज़िंदगी छीन गया। वो एक बार फिर निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच। ये सब लोग कातिल हैं। मुझे घर वापस जाना है। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? सारा से भी मैं रब्ता नहीं कर सकती, बस वही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैं सारम से रब्ता कैसे करूँ? वो बेबसी से सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ख़्याल आया। कल रात यारम ने उससे कहा था कि वो फ़ातिमा बीबी से उसकी बात करवाएगा। अगर फ़ातिमा बीबी से बात करके सारम का नंबर उन्हें देकर सारी बात सारम तक पहुँचा दे तो हाँ, ही हो सकता है। मगर उसके लिए यारम से बात करनी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। यारम का यारम का हक यारम का धोखा उसे एक बार फिर से याद आ गया। वो शख्स उसके सामने क्या था और उसके पीछे क्या? वही सोचती उठकर बाहर आई, यहाँ जहाँ यारम कुछ लोगों के साथ खड़ा था। न जाने ये इंसान लोग कौन थे? वो सोचते हुए उनकी तरफ आई। ओह! आओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसके करीब आकर पूछने लगा। रूह के जवाब में कुछ नहीं बोली। यारम भी उसकी नज़र प उस उसकी इस नज़रअंदाज़ी को नज़रअंदाज कर गया। आओ तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। उसने लोगों की तरफ इशारा किया, जहाँ एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल ज़रूर होगी, शक्ल से तो अंग्रेज़ लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। उनके पीछे वो आदमी खड़े थे जो यकीनन आरम की उम्र के होंगे, हम उम्र होंगे। ये मेरी हैं। इसने औरत की तरफ इशारा किया। आज से खाना ये बनाएगी। ये मेरी है और ये शिफ़ा घर के काम-काज करेगी। ये वासिफ़ है वॉचमैन, और रफ़ीक घर से बाहर कोई भी काम हो ना हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबों तक ले आया कर गया। उन लोगों के होते हुए उस घर में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। दिन में सब तुम्हारे साथ रहेंगे और रात में मैं।
अब मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब आप सबको मैंने आपके काम समझा दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है ये मेरी बीवी का ख़्याल रखना। उस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो इन सबको जाने का बोलकर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे फ़ातिमा बीवी से बात करनी है। रूह ने हिम्मत बाँध कर कहा। यारम ने एक बार भरपूर नज़र उसकी तरफ देखा। रूह प्लीज़ प्लानिंग मत करो, मैंने कहा ना सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती और ना किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मैं तुम्हारी फ़ातिमा बीवी से बात करवा दूँगा। और अपने बचकाना ज़हन पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गेम्स बहुत खेल चुका हूँ, चलो नाश्ता करो। वो उसके प्लानिंग पर पानी फेरता उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी दवा तक इतनी आसानी से कैसे पहुँच गया। ये लोग जो यारम से ने उसके लिए काम में रखे, तो कम काम उसकी जासूसी ज़्यादा कर रहे थे। मैरी ने खाना लाकर उसके सामने रखा, जिसे जिसे उसने खाने से इनकार कर दिया था। इस सारा सुबह तो यारम से के डर से उसने नाश्ता किया था। यारम के अलावा उस पर कोई अपनी नहीं चला सकता, इसके लिए उसने साफ साफ खाना से मना कर दिया था। उन लोगों के साथ उसका रवैया भी ऐसा था कि एक बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करती थी। मैम प्लीज़ खाना खा लीजिए, वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफ़ा जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त करी थी, उसके पास आकर बोली, जो जिसको मर्ज़ी बताओ, मैं तुम्हारे सर से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज़ में बोली। शायद वो उस पर इजहार करना चाहती थी कि यारम उससे नहीं डरती, या शायद वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ना डरो। कब के उसके पीछे आकर खड़ा हुआ रूह को पता भी न चला, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दिल इतने ज़ोर से धड़का कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने पढ़कर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ये था कि तुम इन लोगों की बात मानकर खाना भी कभी नहीं खाओगी, इसलिए तो स्पेशली तुम्हारे घर लिए घर वापस आया हूँ, तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। उसका कपकपाता हाथ पकड़कर यारम ने बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर न चाहते हुए रूह बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। इस बार जब यारम ने उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश की, जिस पर रूह ने बाकायदा यारम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन ज़ुबान से नहीं कह पाई कि मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि उस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। उसकी बर्थडे वाली रात वो यारम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी, और फिर कहा था आगे जब आएगी किस बताऊंगी। यारम को ना तो उस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही उस ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए रूह इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाती थी कि यारम वो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। वह रूह उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। जब यारम कब से उसके करीब बैठा, उसे किसी न किसी बात पर बुलाने की मजबूर कर रहा था, मगर नाकाम रहा। फिर भी कब तक चलेगा ये सब। कब मैंने कहा ना मैं गलत नहीं हूँ, तो एक बार मेरी बात समझती क्यों नहीं हो। उन लोगों में कोई मासूम भी नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान ली, बल्कि कितने ही मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनने से बनाया है का निशाना बनाया था उन लोगों ने। मैंने उन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। यार हमने देखा जाने कब से उसके पास बैठी रूह को रूह रही थी रो रही थी। रूह को रोने से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर बहादुर बन के चलना पड़ता है। कमज़ोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर के लोगों से बात करते हुए भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत मेरे बाप से थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रूह ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। मतलब सारम सब सच कह रहा था। वो अपने बाप का कातिल था, जानती हो रूह। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैंने नहीं फंसाया था उसे। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए न जाने ज़िंदगी कितने साल जेल में काटे। मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा काबिल इंसान। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। रूह वो कहती है जिस दिन मैंने ये सब कुछ छोड़ दूँगा, वो मुझे मुस्कुरा कर गले लगा लेंगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत ज़िद्दी। लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं करा। ऐसे उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूँगा। वो तो मुझे छोड़कर चली गई रूह, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें याद न है या ना
ना याद है। तुमने मुझसे जो वादा किया था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ना चाहती हो रूह? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, हर एक बात। और अगर नहीं भूल सकती तो मैं समझौता करो। वैसे भी तो औरतें कितनी बातों पर समझौता करती, तुम भी कर लो। अरे इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों को भूल जाता है। तुम सिर्फ़ एक बात नहीं भूल सकती, भूल जाओ रूह। और ये रोना-धोना बंद करो। यहाँ कमज़ोर लोगों की कोई औकात नहीं, यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। वो उसके करीब बैठा उसे समझाने लगा, जबकि रूह मुसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक कर उसे देखते हुए बोली, डर नहीं लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जागती आपकी जब किसी को इस तरह बेदर्दी से मारते हैं आप? रूह ने रोते रोते पूछा, आखिर आप इंसान ही नहीं है ना? इंसानियत आ नहीं है आप में? रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी नहीं आप में? रूह चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी थी, जबकि यारम उसके सामने पुरसकून अंदाज में बैठा उसे सुन रहा था। बस इतना ही या और भी कुछ बोलना है? यारम के कहने पर उसे सर झटका। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो उसकी बात का मजाक में डाल रहा था। फिर हर रोज़ डिस्कवरी चैनल देते हैं, जिसमें एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर हर इंसान दुआ मांगता है कि वो बकरी किसी न किसी तरह बच सके, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसलिए समझ नहीं सकता। उसके अंदर इंसानियत नहीं जागती, और वो बकरी का शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब लोग ये दुआ मांग रहे होते हैं कि वो बकरी बच जाए, वो शेर का शिकार ना हो। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। और फिर हम भी एक बकरी को ज़िबा करके बिरयानी खाते हैं। तब हमारी इंसानियत कहीं नहीं जागती। हमें ना उस बकरी पर रहम आता है और ना ही उससे हमदर्दी महसूस होता है, क्योंकि यहाँ मामला पेट का है। तुम्हें पता है, डिस्कवरी पे इस बकरी का शिकार होते देखकर भी असल में हमें उस बकरी पर तरस नहीं आता बिल्कुल, बल्कि हम उस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए उस तरह तरस, हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं। यारम ने चलाते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानियत की बातें तो करेंगे ना। यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। शेर हो या इंसान, अपनी भूख मिटाते वक़्त तरस नहीं खाता। मुस्कुराते हुए रूह सर झटकर मुँह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर अब आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या सारम की बात सच है? क्या आप दरिंदा हैं? किसी का खून देखकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली, मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है रूह, किसी के साथ बुरा होते होते देखकर मेरी इंसानियत जागती है। हाँ, मेरी इंसानियत जागने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, यकीन करो रूह। मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा अंदर सुकून में रहता है। और वो सारम जो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा सिर्फ दिखावे के लिए, इसे सिर्फ मेडल चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत मैं इंसानियत के लिए करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करता रूही, ये काम मैं छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। मुझे इसी तरह कबूल करना होगा। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता था, लेकिन शायद वो उसकी बातों को समझने के तैयार नहीं थी। उसकी नज़रों में यारम कातिल था। रूह, प्लीज़ मेरी तरफ से यूँ नफ़रत से नज़र ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊँगा। आई लव यू, हाय मेरी तरफ देखो, आई लव यू। यारम ने बहुत मोहब्बत से कहा, मगर अब मैं नहीं करती। वो चिल्लाई थी और भाग कर अंदर चली गई, लेकिन तुम्हें करनी होगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रूह। वो पाखड़ों की तरफ कहता शीशे की मेज़ पर वो हाथ मारता कई टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। रूह को सारी रात एक सेकंड भी नींद ना आई। एक अजीब सा डर उसे घेरे हुए था। यारम ने कहा था कि वो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करने में वक़्त नहीं लगाएगा। यारम की कमज़ोरी थी, यानी वो उसे मार सकता है। वो हर थोड़ी देर के बाद उठती और यारम को देखते हुए जो शायद गहरी नींद सो रहा था, उससे उस कमरे में घृणा होने लगी थी। वो एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के कैसे रह सकते हैं? उसे किसी भी हालत में सारम तक पहुंचना होगा। इसलिए एक बार यारम के करीब से उठने की कोशिश की। ये जब यारम उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम? रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फ़ौरन उसे उठकर उसे फ़िक्रमंदी से देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने यारम के हाथ अपने चेहरे से चटके। यारम ने बेयकीनी से उसका अपने हाथ को देखा। रूह को अंदाज़ा हो गया था कि यारम को उसकी हरकत बुरी लगी है। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसे गुस्से में उसे देखकर सफाई पेश की। यारम हाँ में गर्दन हिलाता उसके साथ उठा।
चलो आओ बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा ले लो, बेहतर होता है। यारम ने उसे उठाते हुए कहा, तुम नहीं, आप ही आराम करें, मैं चली जाऊँगी। वो थोड़ी देर यारम के से दूर होकर होने के लिए तो बाहर जा रही थी। अब वहाँ भी यारम उसके साथ आना चाह रहा था। आराम गया भाड़ में, इस वक़्त मेरी रूह की मेरी ज़रूरत है। यारम ने उसका गाल चूमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे के रूह के बाद यारम के मोटी में था। रूह डर से कराह कर रह गई। मैंने कहा था ना ये गलती मत दोबारा मत दोहराना। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता कि मैं कहा ना भूल जाओ सब कुछ, भूल जा सकते हैं तो कुछ, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। रूह मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से समझाऊँ तुम्हें। वो उसके बाल छोड़कर मोहब्बत से उसका चेहरा पकड़कर बोला, रूह समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तो मेरा क्या होगा? वो उसकी गर्दन पे हाथ फेरता आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था, बिल्कुल वैसे ही कैसे जैसे किसी जानवर की गर्दन को काटने से पहले ऐसे सहलाया जाता है। मुझे सोना है, वो मुश्किल बोल पाई क्योंकि यारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन में था। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भी बाहर नहीं दे सकता। वो उसे छोड़ के दोबारा बेड पर पे आ लेटा। अब रूह में इतनी हिम्मत ना थी कि बाहर जाती। यारम वो दूसरी तरफ करवट लिए हुए था जब रूह ने पुकारा, हाँ बेबी बोलो। वो उसकी तरफ करवट लेकर बोला, शोनू मर गया क्या? वो मन मनाई थी। मुझे पहुँचने में देर हो गई थी। वो इस वक़्त मुझे सिर्फ़ तुम्हारा ख़्याल आ रहा था। यार अभी अब भी बोल रहा था कि रूह दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगी। आपकी वज़ह से हुआ है सब कुछ, आपकी वज़ह से शोनू मर गया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं। सू-सू करती रो रही थी जब यारम ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब किया। यारम के गले लगकर फूट-फूट कर रो दी। यारम ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था ये आंसू सिर्फ़ शोनू के लिए नहीं है, बल्कि उसकी तकलीफ़ के भी हैं जो यारम की वज़ह से उसे मिली है। यार उनकी बाहों में रोते-रोते न जाने कब उसकी आँख लगी। जब सुबह अज़ान के वक़्त उसकी आँख खुली, जब माथा ता करके वो दुआ में न जाने कितनी देर रोती रही। मुझे सही रास्ता दिखाया, या अल्लाह मेरे लिए बेहतरी कर। मैं और आज़माइश नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख खल्त सही, लाख इंकार सही। या अल्लाह मैं यारम को खोना नहीं चाहती। या अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे सही कर दे। वो न जाने कितनी देर अपने रब से दुआ करती रही। तुम नमाज़ अदा करके वो काफ़ी पुरसकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पर आई जहाँ यारम पुरसकून नींद सो रहा था। उसे चारों कुल पढ़कर यारम पर भोंक दिए। उस पे उससे गुस्सा थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, उससे के करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उससे नफ़रत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफ़रत कर सकती थी जिसने उसे मतलब मोहब्बत का मतलब समझाया था। वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और यारम को देखने लगी। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो वो उसे जागते हुए भी बहुत प्यारा लगता था। उसे देखते-देखते न जाने कब रूह की फिर से आँख लग गई। मेरी जान उठ जाओ यार, कब से जगा रहा हूँ तुम्हें, उठ जाओ यार, मुझे काम पे जाना है। उसके बालों में उंगलियां चलाता बड़े प्यार से जगा रहा था। रूह ने ज़रा सी आंख खोलकर उसे देखा। मेरा बच्चा नींद खराब कर दी मैंने, तुम खुद ही बताओ। अब बताओ मैं क्या करूँ? तब तक तुम मुझसे प्यार मुझे प्यार से नहीं भेजोगी, मैं कैसे जाऊँगा ना काम पर। वो अभी तक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूह सोई नहीं जागती कैफियत में उसे देखे जा रही थी। फिर अचानक उठकर बैठ गई। तुम्हारी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता का लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन तुम ये मेडिसिन खाओ, फिर तुम आज़ाद हो। मुझे पता है तुम ये सब कुछ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जल्दी से बाहर आओ। उसके गाल चुभता उठकर बाहर चलेगा। वो कितनी ही देर दरवाजे को घूरती रही। उसने सारम के तक जब पहुँचना था, कैसे भी वो भी यारम को शक कर होने दिए बगैर वो फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम ने नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज़ मुझसे नाश्ते के दौरान यारम ने पूछा, वो जो अब भी मैं जवाब में कुछ नहीं बिना बोली नाश्ते से फारिग होकर उसने खुद ही अपनी मेडिसिन ले ली। जाते वक्त न जाने यारम कितनी देर से पुकारता रहा, जितनी रहा जानती थी वो उसे ही पुकारा है, लेकिन वो बाहर ना गई। पहले दूसरे कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यारम कब गया उसे पता भी न चला। यारम काम पर आया और सबसे पहले उसने फुरकान को कीमती से कीमती तोहफ़ा भेजने को कहा। अब फुरकान उसका साथी था। फुरकान अगर वक़्त पे ये खबर ना देता तो कि विक्रम दादा कहाँ है और रूह को उसने कहाँ रखा है, शायद वो टाइम पर उसके पास ना पहुँचा सकता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके यारम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि फुरकान समझ चुका था यारम विक्रम से ऊपर है।
इसलिए उसने वक़्त पर पार्टी ब बदल कर यारम को खबर पहुँचा दी, लेकिन यारम की नज़रों में उसकी कोई अहमियत ना थी, क्योंकि उसका मानना था जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ वफ़ादारी क्या करेगा। लेकिन यहाँ मामला रूह का था, इसलिए उसने फुरकान का कोई एहसान नहीं रखना था। उसके ऑर्डर के मुताबिक हिज़र ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल गया। उसके जाते ही शरफ़ आया, "डेविल, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊँ? रूह से मिलने।" उसने आकर यारम से पूछा। "वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी?" यारम ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, अगर बात मुझ पर आई तो सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दूँगा। मैं उससे ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो भी करवाया है तुम्हारे शौहर ने करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ जिसको तुम लोगों ने उन कामों में लगा दिया।" और फिर न जाने क्या-क्या उसे उल्टा-सीधा कम करवाए। वो मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ने हुए बोला, "अगर वो रूह के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रूह से उस पर यकीन कर लेती। वाह! काश मेरी भी ये शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसे मासूम सी शक्ल बना के मैं भी कह देता मैंने कुछ नहीं किया। किसी न किसी इल्ज़ाम रद्द कर देता। लेकिन अफ़सोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे बात कर ही ले। वो उसके सामने मेरे खिलाफ़ कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब शारफ़ का ये क्या भरोसा, अपने किए पर अमल करके ये सब कुछ उसने अपने अपने बचाव के लिए सोचा है, कह ही ना थे उसे। डोंट वरी।" वो मुस्कुराकर बाहर निकल गया। इजाज़त दी डेविल सर ने। मासूमा कब से बाहर उसका इंतज़ार करती। हाँ, इजाज़त तो उसने देनी ही थी। "चलो चलते हैं," शारफ़ ने कहा, तो वो उसके साथ चल दी। शाहरुख़ का काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रूह बाहर निकली थी। शाहरुख़ को ये बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अपने भाई को एक कातिल के रूप में देखना इतना आसान थे। उसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले, न जाने कितनी ही देर से उसे देखती रही। उसकी नज़रों ने शाहरुख़ को शर्मिंदा किया था। अगर मासूमा उसकी इतनी ही मिन्नत ना करती तो वो कभी यहाँ ना आता। लेकिन मासूमा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में इसका साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से शाहरुख़ यहाँ आया था। शाहरुख़ बिना कुछ बोले काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। हमें हमेशा हमेशा उसके पास न जाने कितनी बातें होती थी रूह से करने के लिए, लेकिन आज उसके पास कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर में वो उठ के, "आज चलो मासूमा वापस चलते हैं।" उसने मासूमा को मुखातिब किया। रूह ने भी उसे रोकने के लिए ना कहा। "तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ," मासूमा ने कहा। तो शारिफ बाहर निकल गया। रूह, वॉशरूम कहाँ है?" मासूमा ने पूछा। तो रूह उसके पीछे की तरफ इशारा किया। "रूह, तुम्हारे रूम में जाऊँगी?" "ये सर ये सर्वेंट्स में नहीं, यहाँ यही वॉशरूम यूज़ करते हैं," मासूमा ने कहा। तो रूह उसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया। वो खुद भी उसके पीछे आई, जो कब से उसकी आंखों में को इशारा कर रही थी। उसने कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फ़ौरन कमरा बंद कर दिया। "ये क्या कर रही हो तुम?" रूह ने उसकी तरफ दरवाज़ा बंद करके घबराने का। "रूह, ये मोबाइल रखो, उस पर सारम का नंबर सेव है। प्लीज़ सबकी नज़र बचाकर उससे बात कर लो। वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है। वो प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी नहीं आए।" मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी रही। दिमाग में बस एक ही बात आई थी कि तो क्या मासूमा सारम के साथ है? उसने सोचते हुए मोबाइल का देखा। फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपाकर बाहर निकल आई थी, ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारा नौकर कोई आम लोग नहीं है, बल्कि यारम के जासूस हैं जो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उसकी पल पल की खबर यारम तक पहुंचाते थे। तो ये था आज का नॉवल का टाइम्स बात कर। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक या सब्सक्राइब मेरा चैनल, प्रेस बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।